नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का जॉइंट एडवेंचर, जिसमें विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं हम। और आज हम हैं पनियारा विधानसभा क्षेत्र में। एक कार्यकर्ता के रूप में जब आप अपने बीच एक जनप्रतिनिधि को पाते हैं और विधानसभा में एक प्रतिनिधित्व के लिए जब अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, तो उसमें यह मायने रखता है कि वो आपके बीच का है, आपके क्षेत्र की समस्याओं को जानता पहचानता है। वर्तमान समय में पनियारा क्षेत्र के विधायक हैं हमारे साथ, और अगर इनकी बात करें तो एक सरपंच के रूप में शुरुआत करते हुए यहाँ तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। श्याम देवरुआ विधानसभा से पहली बार विधायक चुने जाने के बाद कई बारों से पनियारा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इनसे सीधे सीधे बात कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में क्या स्थिति है, और विगत काफ़ी दिनों के बाद से भाजपा इस उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है, तो इसके बीच इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, और पनियारा विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जो इस विधानसभा चुनाव में ये लेके जा रहे हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो लगातार इतने दिनों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का आपको मौका मिला, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? एक जैसा कि हमें जानकारी है, एक सरपंच के रूप में आपने 1988 से शुरुआत की थी, तो कितना मुश्किल रहा ये सफ़र और क्या क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं? देखिए, राजनीतिक सफ़र तो मेरा 88 से ही शुरू हुआ। पहली बार के चुनाव में मैं ग्राम प्रधान बना। 1 महीने के बाद चुनाव हुआ तो मैं सरपंच बना। 89 में हम पार्टी ज्वाइन किए, भारतीय जनता पार्टी। 91 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे चुनाव लड़ाया। चुनाव में मुझे विजयश्री हासिल हुई, और तब से आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ कार्यकर्ता के रूप में। और मुझे बड़ा अपने आप को सुकून मिलता है, और मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ कि एक क्षेत्र से एक चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर 8वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और जो है टिकट दे करके मुझे क्षेत्र में भेजा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखा जाता है कि एक बार टिकट पाने के बाद अगर चुनाव जीत जाते हैं या हार जाते हैं तो फिर उनका लाइन दूसरा होने लगता है। लेकिन मुझे भी बीच में लालच हुआ। पीछे करीब कुछ दिन पहले 96-99 में समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरे ऊपर भी एक प्रेशर बना था, लेकिन मेरे जेहन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरा उसका विरोध नहीं है, लेकिन मैं नाम भी नहीं सुनना चाहता। 96 के चुनाव में और फिर 2002 के चुनाव में उस समय हमारे दल से भी कुछ लोग जो है इधर उधर हो रहे थे। 29 लोग हो गए थे, 30वां मैं था। और उस समय दुर्भाग्यवश मुझे निकास निकल गई थी, और मुझे पार्टी के द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई थी कि रॉयल होटल में जो है 13-14 विधायक थे। मुझे जो है डॉक्टर माप्तीराम त्रिपाठी जी ने दायित्व सौंपा था कि विधायकों को देखते रहिएगा, कोई विधायक डिस्टर्ब न हो। दुर्भाग्यवश मुझे उस समय निकास निकल गई, मैं घर चला आया। और दूसरे दिन 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हमारे पास गए और कहे कि ऐसे ऐसे करना है। अब उन सबों को देखे तो अब विश्वास आप लोग नहीं करेंगे, मेरे मन के अंदर आया कि कितना जल्दी इन सबों को मैं अपने घर से भगाऊं, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी पार्टी ने दिया था विधायकों को रखाने के लिए, और वो विधायक, उस बीच का विधायक मुझे आ गया तोड़ने के लिए। उस समय जो समाजवादी पार्टी का जो है लालच जो दिया गया था, 50 लाख कैश दे रहे थे, मंत्रिमंडल में स्थान दे रहे थे, और जो है पार्टी से जो है टिकट तय कर रहे थे अगली बार। लेकिन मेरे जेहन के अंदर ये सब मन नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी से मेरा कोई विचार तालमेल नहीं खाता। राजनीतिक सफर चलता रहा। मैं तो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। छोटा सा कार्यकर्ता है, और लगातार 8वीं बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाना अपने आप में हम समझते हैं कि सभी लोग इसको महसूस करते होंगे, छोटी बात नहीं है। रहा सवाल विकास का, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो विकास की योजनाएं चलाई हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो योजना केंद्र से और प्रदेश से चलती है और नीचे तक पहुंचे, लाभार्थी तक पहुंचे, सभी व्यक्ति उसका लाभ पावें। इस योजना से हम लोग कार्य करते हैं। कार्यकर्ता भी हमारे गाँव में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और ये चुनाव शुद्ध रूप से राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर ये चुनाव हो रहा है। न जात पात है, न धर्म है, न संप्रदाय है, न कोई मजहब है। और आपको यकीन होगा कि पिछले
2014 से जब चुनाव शुरू हुआ लोकसभा का, मोदी जी जब आए थे, जब उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, और उसी के तर्ज पर हमारी सरकार ने काम किया। 2012 से 2017 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुखिया अखिलेश यादव जी थे। 12 से लेकर के 14 तक 3 साल में केंद्र की योजना उत्तर प्रदेश में एक भी योजना लागू नहीं करने दिए। 2017 में चुनाव हुआ, हम सभी विधायक जो है प्रदेश की जनता, हमारी विधानसभा की सम्मानित जनता प्रचंड बहुमत से वोट देकर के जिताई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पार्टी ने नेतृत्व सौंपा। तो 2017 से जो केंद्र की योजना उत्तर प्रदेश में लागू हुई, अब आपका मन में लोगों का आता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उदाहरण है, अभी तक जो है किसान सम्मान निधि बंगाल में जो है ममता बनर्जी के प्रदेश में जो है किसान नहीं पाता है, अब लागू हुआ है। थक गई हैं, किसान हल्ला कर रहा था कि पूरा देश पा रहा है, हमारे वहाँ नहीं मिल रहा है। तो वो उस समय अखिलेश जो है इसको लागू नहीं कर रहे थे। योगी जी आने के बाद तुरंत जो है विकास की योजनाएं चली हैं, और आपने देखा होगा हमारा ऐसा नेतृत्व है। मोदी जी और योगी जी का जो डबल इंजन की सरकार है, दोनों नेता हमारे ईमानदार नेता हैं, उनको किसी की लालच नहीं है, किसी चीज़ की धन दौलत की। और नेतृत्व जब ईमानदार होता है, परिश्रमी होता है, तो परिवार के लोग भी जो है परिश्रम से काम करते हैं। इसलिए केंद्र की भी जो कैबिनेट है, प्रदेश की भी जो कैबिनेट है, हमारे वर्कर भी हैं। अन्य पार्टी के वर्करों में बहुत अंतर आप पाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो देखा जाता है थाने पर जो है उन लोगों को बांट दिया जाता है, कौन थाना देखेगा, कौन ब्लॉक देखेगा, कौन जिला देखेगा, कौन तहसील देखेगा, बांट दिया जाता है। बीजेपी का वर्कर ऐसा कोई वर्कर नहीं है जो ये अपेक्षा रखता हो। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, सम्मान चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान चाहते हैं, बाकी उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आपसे इसी सम्मान पे एक सवाल कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी ढेर सारे लोग दूसरे दलों से आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया और विधायक बना दिया, कुछ लोगों को मंत्री बना दिया, स्वयं प्रसाद मौर्य जैसे लोग। और इस विधानसभा चुनाव में भी ढेर सारे लोग दूसरे दलों से आए हैं और कई जगहों पर उन्हें टिकट मिला है, तब कार्यकर्ताओं का सम्मान कहाँ है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के नाते हमको लगता है पहले जो है पार्टी को जो है प्रदेश और केंद्र में सरकार की आवश्यकता थी, बने। लेकिन आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को और हिंदुस्तान की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आवश्यकता है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं। पहले हम लोगों को जो आवश्यकता थी, लेकिन आज जनता को आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जो ये 7 साढ़े 7 साल का कार्यकाल बीता है, जो जनता को विकास का काम दिखाई दिया है, जो जनहित की योजनाएं हैं, कौन सी सरकार ऐसी है? आपने देखा होगा कोरोना का जो वैश्विक महामारी आया था, बाहर से इस लौंगहिया टोला के भी बहुत से नौजवान बाहर जाकर के कमाते थे। तो अपने परिवार को, माता पिता को, बुजुर्ग माता पिता को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार का जीविकोपार्जन चलाने के लिए घर द्वार छोड़ करके जो बाहर जाए, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जहाँ भी हो, वहाँ से पैसा भेजते थे, परिवार का जीविकोपार्जन चलता था। लेकिन जब वैश्विक महामारी आया, जब मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को बाहर से बुलाने की आवश्यकता पड़ी, हमारी सरकार ने बाहर से बुलवाई। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं। आप लोगों को याद भी होगा, जब बसें लगाई गई दिल्ली, वहाँ गाजियाबाद के बॉर्डर पर, तो सीएम नीतीश कुमार जी ने कमेंट किया था कि यह ऐसा काम कर रहे हैं कि सभी प्रदेश की जनता मांग करने लगेगी। और अधिकांश लोगों को बसों से लाया गया। कुछ लोग पहले चल दिए थे, कुछ पैदल चल दिए थे, कुछ दिक्कत हुई, कुछ ट्रेन से। लेकिन हमारे सरकार ने, योगी जी की सरकार ने सभी लोगों को बस से वापस करा करके उनको घर तक पहुंचाने का काम किया। 1,000 रुपया उनको दिया और उनको एक महीने का राशन का किट दिया गया। और तभी से केंद्र की योजना सरकार और प्रदेश की सरकार फ्री राशन देना शुरू किया कि कमाने वाला लड़का तो बाहर से लौंगहिया टोला पर आ गया, तो अब वो उसके परिवार का जीविकोपार्जन कैसे चलेगा। हमारी दोनों सरकारें ने फ्री राशन देना शुरू किया कि कोई परिवार, कोई भी व्यक्ति भूखों न मर पावे। इसलिए हमारी सरकार की, हमने कहा कि आज जनता को आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री बने और देश में मोदी प्रधानमंत्री रहे। ये जनता की और देश की आवश्यकता बन गई है। पनियरा विधानसभा में कौन से ऐसे प्रमुख विकास के कार्य हैं जो विलंबित हैं और जिसको पूरा करना है? पनियरा में तो मुझसे ज़्यादा तो अगर आप लोग घूम रहे होंगे तो देखिए, टिकट जो मिला है 8वीं बार, पार्टी की समीक्षा हुई और आप लोग भी शायद कभी कभार सर्वे किए होंगे। 6 सर्वे पार्टी ने कराया है और अब हमारे निगेटिव एक भी रिपोर्ट वहाँ नहीं ऊपर गया। कारण है, हमने प्रयास किया और प्रयास किया तो इसीलिए प्रयास सफल हुआ कि डबल इंजन की हमारी सरकार है। पंकज चौधरी जी 4 बार यहाँ से सांसद रहे महाराजगंज से। लेकिन आपको भी याद होगा कि केवल एक सड़क, चौड़ी सड़क दिखाई देती थी जो गोरखपुर से चल करके नौतनवा जाती थी।
बाकी कोई सड़क 4 बार के सांसद रहने में उनके, हमारा तो विधानसभा जो है अभी पहली बार हम जीते हैं यहाँ से, हमारा विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। तो विकास का काम, और आज आप लोग अगर जिधर जाते होंगे, हर क्षेत्रों में जाते होंगे, तो जिधर से गुजरते होंगे जो लंबी लंबी सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं, साफ सुथरा ठीक ठाक सड़कें बनी हैं। ये कैसे हुआ? पंकज चौधरी 4 बार सांसद रहने के बाद नहीं बनवा पाए, लेकिन 5वीं बार सांसद हुए, 6ठी बार सांसद हुए, तो विकास की इतना तेज काम हुआ। ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी के नाते, और केवल एमएलए एमपी हो जाने से विकास नहीं होता। हमारे पूर्व में भी इस विधानसभा में 2 विधायक रह चुके हैं, एक स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी रहे हैं, एक माननीय जीएम सिंह जी रहे हैं। तो विधायक हो जाने से विकास संभव नहीं है। किसी भी काम के लिए प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, अधिकारियों से, मंत्रियों के पास जाना पड़ता है, तो मेरे अब स्वभाव में है। इस बार तो हमको पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दिया था, प्रोटोकॉल के तहत मैं किसी अधिकारी को वहाँ नहीं जाता था, क्योंकि मेरे मीटिंग में स्वयं सभी विभाग के प्रमुख सचिव आया करते थे, तो मेरा एक प्रोटोकॉल था। तो मैं किसी मंत्री अधिकारी को वहाँ नहीं जाता था, फोन से बात होती थी। तो हम लोग विकास का काम कराया। हमारे वहाँ डोमरा जल्दी बांध एक है, उस बंदे पर अगर आप चले जाते 18-19 गांव हैं और निषाद बाहुल गांव है, और उस बंदे पर हर साल कुछ न कुछ पैसा आया करता था। लेकिन उन लोगों से आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि आज तक कभी इस बंदे पर इस तरह का मिट्टी का काम, पिचिंग का काम नहीं हुआ। 26 करोड़ रुपया हमने उस बंदे पर जो पैसा खर्च करवाया है और बंदे का मरम्मत करवाया है, कुछ अभी उसमें बाकी है। लंबा क्षेत्र 18-19 किलोमीटर का बंधा है। अब मुख्य मार्ग जो है हो गया है, ज़्यादा स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। हमारे वहाँ 2-2 सब स्टेशन बना है, एक अड़बड़ावा पनियरा में, एक घुगली चमखा में, और शेष जो हमारे संज्ञान में है। देखिए, विकास का कोई अंत नहीं होता, एक निरंतर सतत प्रक्रिया है, ये चलता रहेगा। ये समाज है, गांव है, तो लोग हैं, तो आने वाले कल होते, बच्चे आते रहेंगे, बुजुर्ग जाते रहेंगे, तो ये तो विकास का अंत नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो है प्रयास करके आदमी ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने का प्रयास करता है। और हमारा एक प्रथम लक्ष्य है कि चूँकि ये 2 टाउन एरिया हमने करवाया, परतावल टाउन एरिया हुआ, पनियरा टाउन एरिया हुआ, और हमसे कई विधायकों ने कहा कि कैसे आपको वहाँ 2 टाउन एरिया हुआ, हमारे वहाँ एक भी नहीं हो पाया। तो हमने कहा योगी जी का क्षेत्र हमारा विधानसभा रहा है, उनके समय से ही पॉलिटिकल इशू बना हुआ था, उनके भी संज्ञान में था। हमने निवेदन किया, प्रयास किया, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। और एक तहसील का मांग है इसमें, जो पनियरा और परतावल के मध्य में हो, न तो परतावल की जनता को असुविधा हो, न पनियरा की जनता को असुविधा हो। 20 सेंटर प्लेस देख करके कहीं तहसील मुख्यालय घोषित किया जाए, ये हमारी एक पेंडेंसी चल रही है, जो वो भी प्रस्ताव शासन में लंबित है। और हमको लगता है कि इस बार अगर जनता का स्नेह, प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद मिला, मुझे सफलता मिली और हमारी सरकार बन रही है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। प्रचंड बहुमत की सरकार। हमारे सभी वरिष्ठ नेता बोलते हैं 300 पार, कोई तो 350 बोल देता है, लेकिन 300 पार तो फाइनल है। हम लोग भी असेस करते रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं, आप ही लोगों के द्वारा सुनते रहते हैं। तो इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः बनने जा रही है। अखिलेश जी का दीवा स्वप्न है 400 सीट अपना कहते हैं, तो 3 ही सीट छोड़ रहे हो, पता नहीं किसके लिए छोड़ रहे हो, वो भी ले लेना चाहिए। क्यों छोड़ रहे हैं 3 सीट? 400 सीट अगर पा रहे तो 3 लेना चाहिए। लेकिन हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बनने जा रही है। और जो हमने शुरू में कहा, आज देश को आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का चुनाव हुआ, आप लोगों ने समीक्षा किया होगा। सुरक्षा के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, विकास के नाम पर पहले चरण का चुनाव हुआ है, और उसमें भी प्रचंड सफलता मिल रही है। अलग अलग टेलीविजन का जो सर्वे आ रहा है, लेकिन जो हम लोगों की समीक्षा पार्टी द्वारा जो जानकारी हुई है, बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है, जो कि वो भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा। एक सवाल सबसे ज़्यादा है युवाओं के समक्ष रोजगार का, और जिसको लेकर अभी हाल में काफ़ी हो हल्ला हुआ। तो प्रदेश स्तर की अपनी अलग योजनाएं हैं, लेकिन एक विधानसभा स्तर पर आपको क्या लगता है कि रोजगार के कौन से ऐसे अवसर है जो है मुहैया करवा सकते हैं युवाओं को? देखिए, एग्रीकल्चर क्षेत्र है, और यहाँ हम लोग प्रयास कर रहे थे, जैसे मान लीजिए आपका फरिंदा चीनी मिल है, माननीय मंत्री जी और हम प्रयास किया गया, गुगली चीनी मिल है कि वो इसको चलाया जाए, चूँकि NTPC का वो मिल है, वार्ता विभाग से सेंट्रल में माननीय मंत्री जी का हुआ था। रोजगार का मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार का मतलब केवल नौकरी नहीं होता। नौकरी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नौकरी रखी हुई है। 5.25 लाख सरकारी विभाग में नौकरियां मिली है बच्चों को उत्तर प्रदेश में, और कोई बच्चा, कोई अभिभावक, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि किसी भी विभाग में किसी भी नौकरी के लिए एक भी पैसे का डोनेशन लगा हो। ऐसा किसी के मुंह में दांत नहीं होगा। विरोधी भी नहीं कह पाते, बाकी तो उनको विरोध करना है तो विरोध करते रहेंगे।
लेकिन एक भी पैसे का आरोप नहीं है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में जिन विभागों में 5.25 लाख की नौकरियां लोग बच्चों, और इसमें महिलाओं की भूमिका, बच्चियों की भूमिका भी ज्यादा क्षेत्रों में है। सवाल रोजगार का है, संख्या हमारी बढ़ रही है, सब कुछ हाईटेक होता जा रहा है, रोजगार के क्षेत्र में काम घटते जा रहे हैं नौजवानों को। तो हमारी सरकार योजना चला रही है, हमारी सरकार मुद्रा लोन दे करके नौजवानों को, नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसको जो मुद्रा लोन दे करके हमारी सरकार उस नौजवान को रोजगार दे रही है कि आप इस रोजगार से अपना जो है क्षमता बढ़ाइए, परिवार की स्थिति ठीक करिए, पैसे का लेन देन ठीक करिए, पैसा जमा करिए, पैसा लीजिए, बिजनेस करिए। रोजगार देना हमारी सरकार तो योजना चला रही है कई क्षेत्रों में। मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो है फ्री में जो है पैसा दे रही है हमारी सरकार, पोखरा खुनाने के लिए, तालाब खुदवाने के लिए तक की पैसा दे रही है हमारी सरकार। रोजगार होता है, रोजगार केवल नौकरी से नहीं जोड़ा जा सकता, और नौकरी इतने लोगों को कोई सरकार नहीं दे सकती। अगर सभी लोग नौकरी करने लगे तो करेंगे कहाँ, किस विभाग में नौकरी करेंगे? लेकिन हम बेरोजगार न रहें, हमको रोजगार मिले, इसमें हमारी सरकार की भूमिका अच्छी है, सोच अच्छा है। और हमको लगता है करीब ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिला है। और आने वाले समय में अभी आप देखे होंगे किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो है, केंद्र की सरकार जो है ना, बहुत बड़ा बजट, दुगुना बजट, बहुत भारी भरकम बजट किसानों के हित में हमारी केंद्र की सरकार ने भी पहली फरवरी माननीय अपने मंत्री पंकज चौधरी जी, सीतारमन जी, ये लोग बजट पेश किए हैं। और किसानों के हित में जो है बजट दुगुना हुआ तो स्वाभाविक है कि किसानों का हित होगा। कृषि क्षेत्र में बजट दुगुना हुआ है तो हमारी सरकार जो है किसानों की भी चिंता करती है। अन्य सरकारों को इसके पहले चिंता क्यों नहीं हुई? गरीब परिवार में किसी के घर में न गैस था न बिजली था, उनके घर में भी गैस की आवश्यकता थी। तो नेतृत्व जो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी हमेशा केंद्र में, उनको किसी की चिंता नहीं थी, उनकी अपनी चिंता थी। सब कांग्रेस का हाथ सबके साथ, ये उनका नारा रहता था। और सभी लोग जो कांग्रेस को समर्थन करते रहते थे और सरकार उनकी बनती थी, उनके नेता गांव में न जाते थे, न कोई सांसद न कोई विधायक, और वो अपने मस्ती में अपना, चूंकि उनका वो हमेशा सरकार बन जाती थी तो उन लोगों को डर कोई रहता नहीं था। और जनता जब परिवर्तन शुरू की तब आज उन लोगों को भी, जब प्रियंका जी का हमने सुना एक दिन भाषण, हमारी सरकार बनेगी तो हम बच्चियों को स्कूटी देंगे। पता नहीं प्रियंका जी को ये मालूम है कि नहीं कि हाई स्कूल इंटर में कितने बच्चे पास होते हैं हर साल? 55 लाख बच्चे पास होते हैं, पढ़ते हैं इतना। और आप जो है सबको स्कूटी देने की बात कर रही हैं। ये वादा अखिलेश सिंह जी किए थे 12 में, और नौजवानों ने बड़ा अपने हाथों हाथ लिया था कि नौजवान अखिलेश यादव जी हैं, मुख्यमंत्री होंगे तो हम बच्चों को जो है, बच्चियों को जो है लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, ऐसा घोषणा उन्होंने किया था, सबको कहा था। उनको भी पता नहीं, उस समय मालूम था नहीं 52 लाख 55 लाख बच्चे होते हैं, घोषणा कर दिया उन्होंने। और केवल 1,80,000 लैपटॉप और जो है टैबलेट बांटे थे वो 52 लाख 53 लाख में। वैसे मैडम बोल गई प्रियंका गांधी जी, उनको स्कूटी का दाम पता है कि नहीं पता है? 52 लाख 53 लाख बच्चों को स्कूटी देंगी तो इटली से पैसा आएगा कि हिंदुस्तान से पैसा आएगा कि कहाँ से उन बच्चों को दिया जाएगा? अभी तो भैया उनका विषय, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है, एक चर्चा आ गया तो मैं बोल दिया, मेरा कोई विषय नहीं है, वो उनका विषय है, कहाँ से देंगे कैसे नहीं देंगे। लेकिन ये सब केवल झूठ लालीपाप है, खोखला घोषणा है। चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी तो बेचारे कहीं रुक ही नहीं रहे, वो अपनी गाड़ी पर बैठ रहे, पैर पर पैर चढ़ा करके वो चल रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव में, तीसरे गांव में। दुर्भाग्य देखिए, पनियरा विधानसभा का दुर्भाग्य देखिए कि समाजवादी पार्टी के पास, बहुजन समाज पार्टी के पास, कांग्रेस के पास पनियरा विधानसभा में एक भी कार्यकर्ता उन लोगों को नहीं मिल रहा है जो कार्यकर्ता निष्ठा से पार्टी का काम करता है, सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, तन मन धन लगा करके वो पार्टी का सेवा करता है, काम करता है संगठन का। और जब टिकट बांटने की बात आती है तो पनियरा का आज न सपा का प्रत्याशी लोकल है, न बसपा का प्रत्याशी लोकल है, न कांग्रेस का प्रत्याशी लोकल है, तीनों बाहरी हैं। अगर तीनों बाहरी में से जनता अगर किसी प्रत्याशी को समर्थन दे दे, अभी इसके पहले वाले चुनाव में जो माननीय जीएम सिंह जी आए थे, 2 साल क्षेत्र में दिखाई दिए, 2 साल 1 महीना नहीं, उसके बाद फिर गायब हुए, तब से फिर पनियरा में आए ही नहीं, वो भी बाहरी थे। तो हमारे पनियरा विधानसभा की गांव गरीब किसान से भी आप पूछेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं भाई लोकल चाहिए, लोकल चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, और मैंने कहा आपको शुरू में कि मुझे 8वीं बार पार्टी ने टिकट दिया, तो मुझे मेरे क्षेत्र में भी बाहरी प्रत्याशी पार्टी भेज सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कार्य करने का ढंग है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जमीन का कार्यकर्ता, मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता आज इस स्थान पर पहुंचा है। और नरेंद्र मोदी जी भी बहुत छोटे परिवार से, छोटे कार्यकर्ता में काम किए हैं और उस स्थान पर पहुंचे, केवल संभव भारतीय जनता पार्टी में।
कांग्रेस का परिवारवाद देख ही रहे हैं आप। गांधी के अलावा कोई दूसरा वहाँ पर अध्यक्ष नहीं हो सकता। मुलायम सिंह जी के परिवार में यादव के अलावा कोई भी अध्यक्ष नहीं हो सकता, कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता। वो तो बनाए हैं दिखाने के लिए कि बैकवर्ड जोड़ेंगे। नरेश उत्तम पटेल को केवल नाम मात्र का स्टैंप बनाए हैं, उनको चलता नहीं होगा कुछ, चलता तो सब अखिलेश जी का है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता अपने परिश्रम से, अपने निष्ठा से, अपने ईमानदारी से काम करता है और पार्टी एसेस करती रहती है। कार्यकर्ता नहीं जानता कि हमको कब कौन सी जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो मैंने कहा ना, तीनों पार्टी के प्रत्याशी बाहरी हैं, तो क्या उन दलों में सपा, बसपा, कांग्रेस में पनियरा विधानसभा में कोई कार्यकर्ता टिकट नहीं पाने का हकदार था, चुनाव लड़ने का हकदार नहीं था? तो एक सवाल आखिरी, काफी लंबा हो जाएगा, परिचर्चा चलती रहेगी, फिर मौका मिलेगा फिर परिचर्चा करेंगे। वीर बहादुर सिंह की धरती है ये, और दूसरी बार पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या अंतर दिखता है आपको इन सारी चीजों? पूर्वांचल का योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कितना देखा? नहीं, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है। सुनते थे हम भी कि अच्छे नेता थे, वो भी पूर्वांचल के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन अंतर देखिए जरा ना, जोगी जी में और वीर बहादुर सिंह जी का आपने प्रश्न कर दिया, तो ये हम भाजपा और कांग्रेस की चर्चा करना चाहते हैं। भाजपा और कांग्रेस, क्योंकि हमारे दोनों लोग आदरणीय हैं। हम दो मुख्यमंत्रियों की चर्चा नहीं, आप दो मुख्यमंत्रियों की चर्चा करेंगे, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जब हमारे नेता जो आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री हैं, उस समय अगर जब वीर बहादुर सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय विकास के नाम पर अगर 50 करोड़ का कोई योजना रहता होगा, उसमें से 15, 20, 25 करोड़ रुपया जो है दाएं बाएं हो जाता होगा। मैं नहीं कहता कि जोगी जी में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जोगी जी में अगर कोई करता है, अगर कहीं करप्शन पर जो है चार्ज लगता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी जोगी जी करते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे। और विकास पूर्वांचल में तो बहुत विकास हुआ है भाई। पूर्वांचल आप बताइए, एम्स का भी जो काम हुआ पूरा, 30 साल से फर्टिलाइजर बंद था। खाद के लिए लोगों को दिक्कत होती थी। हमारे कांग्रेस के ज़माने में हम लोग देखा होगा, खाद के लिए लोग लाइन लगाते थे, डंडा चल जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तब से खाद के लिए किसी को लाइन नहीं लगाना पड़ता था, चाहे यूरिया का हो, चाहे डीएपी का हो। न कभी डीजल का लाइन लगा। हम लोग डीजल की, मैं स्वयं भट्टा चलता था मेरा, मैं 69 से पेट्रोल डीजल मंगवाया था। हमने देखा उस समय, उम्र हमारा भी हो गया है। लेकिन आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न डीजल का अभाव है, न पेट्रोल का अभाव है, न खाद का अभाव है। और विकास, मैंने तो पहले ही कहा, अब गोरखपुर को देख लीजिए, अब एम्स के लिए नेपाल और बिहार के भी पेशेंट आ रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। तो हमारे लोंगैया का या दुकान में खुटाव का के लोगों को क्या दिक्कत होगी जब नेपाल और बिहार के मरीज यहाँ आ रहे हैं? तो विकास तो बहुत अंतर है। विकास में तो कोई तुलना नहीं किया जा सकता। जब सरकार की ही तुलना नहीं की जा सकती, कांग्रेस बनाम भाजपा को देखेंगे तो 7.5 साल बनाम 65 साल होगा। 7.5 साल भाजपा की सरकार और 65 साल कांग्रेस की सरकार की जब तुलना करेंगे, तब भी भाजपा की सरकार भारी पड़ेगी कांग्रेस पर, ऐसा मेरा दावा है। आपने हमें समय दिया, बात किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी लोगों को भाई, धन्यवाद। तो विधायक जी ने सारे सवालों के बेबाक जवाब दिए। आप इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहें। आप विधायक जी के विचारों से कितने सहमत हैं, आप हम तक पहुंचाएं। जनमंच खबर हिंद मोर्चा के प्रोग्राम को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।